हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी एट हैंड हो सकता है, यानी कि कभी भी हो सकता है, डेट कभी भी निकल सकती है। तो ऐसे में टॉपिक वाइज पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था वीडियोज़ बनाना। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि मेरे पास जैसे सिर्फ 20 दिन बचे थे एग्ज़ाम क्लियर करने को, तो मैंने अपना कैसे अटेम्प्ट दिया था। तो दोस्तों, मेरे पास भी सिर्फ 20 दिन बचे थे और मैंने क्या किया था, मैंने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगाया था और 4 से 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के मैं बस गई थी और उसी में मेरा 100 प्लस आया था। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा घबराना नहीं है, हो जाएगा आपका। बस आप भी 10 से 12 सेट कम से कम अभी भी है, टाइम 10-12 दिन है। तो आप क्या कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस सेट एक लगाइए और रिवीजन करिए। जो भी टॉपिक्स है आपके पास, जो भी नोट्स अवेलेबल है, उसी पे पकड़ बनाइए। इस वीडियो के थ्रू हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 टॉपिक नहीं 30 क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगले वीडियो में ईवीएस और संस्कृति भी देखेंगे। 30-30 करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ये 2016 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अधिगम मीन लर्निंग जो होता है, लर्निंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। आप लोगों ने अगर नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड और एनसीएफ वगैरह नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वहीं से क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। पेडागोजी का मैं बार बार कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, वहीं से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप एनसीएफ पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ, शिक्षक की भूमिका क्या होती है बच्चों के लिए, टीचर्स की भूमिका छात्रों के लिए क्या होती है, उसमें वो कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। आपका ऑप्शन है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ये देखिए कैसा है, ऑप्शन देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन हालांकि अधिगम के आकलन को उजागर करता है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो इसका पॉजिटिव का आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, ये नेगेटिव है। आकलन जैसे ही करता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ की भी आकलन करते हैं। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। दो और देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सही है। देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, आपका ऑप्शन जो रहता है, लगेगा आपको चारों के चारों सही है, लेकिन चारों में से जो सबसे नज़दीकी रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है, तभी आप वहाँ पे झंडे गाड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। देखिए यहाँ भी आकलन है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, ये भी गलत होगा। तो आंसर हमारा जाएगा इसके साथ, ठीक है। यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं, ये सही हो जाएगा आंसर। और क्यों सही होगा, क्योंकि वहाँ पे अवधारणात्मक समझ मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके आधार पे उनका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट के आधार पे उनका आकलन कर रहे हैं, न कि किसी की तुलना करके। एनसीएफ जब आप पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार देख लीजिएगा एनसीएफ 2005।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब क्या अर्थ है देखिए, अब इतना 4 ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट करिए क्या ऑप्शन है। बालक केंद्रित, सीटेट में दोस्तों हमेशा बालकों को क्या किया जाता है, सही ठहराया जाता है। यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक होंगी, चाहे विद्यालय होगा, कहीं भी बच्चों को क्या किया जाएगा, कहीं भी उनको गलत कोशिश नहीं करना है, उनको गलत के अंतर्गत रखना ही नहीं है, वो हमेशा सही रहेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। इसमें सेलेक्ट करिए आप लोग। देखिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ की प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, देखिए, है ना। बच्चों के अनुभवों यानी कि बच्चे जो भी कर रहे हैं तो उनकी प्रमुखता देंगे, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि एनसीएफ भी कहता है और नेप भी कहता है कि बच्चे अनुभव के आधार पे सीखेंगे। तो इसमें अनुभव दिया है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सेकंड देखते हैं ऑप्शन। सेकंड में है क्या, शिक्षकों द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। आदेश नहीं देगा शिक्षक, है ना, ये निगेटिव हो गया। फिर है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को समझ बनाना। निर्धारित सूचना, कोई भी चीज़ें निर्धारित नहीं होंगी, यानी कि जो भी चीज़ें की जाएंगी बच्चे स्वयं के वातावरण में करके सीखेंगे, अपनी त्रुटियों से सीखेंगे। उनको किसी भी प्रकार का सूचना का अनुसरण नहीं करवाना है। फिर है, ये भी निगेटिव हो गया। फिर है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना नहीं, शिक्षक का आगे होना नहीं, बच्चों को हमेशा बढ़ावा दिया जाएगा कि बच्चे कैसे सीखेंगे, स्वयं करके। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ये पहला आंसर आपका सही है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, निम्न में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। कौन सा भाषा और विचार के बारे में बोला जा रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पियाजे के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। कह रहा है कि कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है आपका पहला, देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है ना। पढ़े होंगे आप लोग तो जान रहे होंगे, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग बता सकते हैं। फिर है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, ये कहीं दिया ही नहीं है ऐसे। आंसर आप लोग जान गए होंगे अगर पढ़े होंगे आप लोग पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में। तो पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक, ये जो पियाजे भाई साहब हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी ना। और जो वाइगोत्स्की भाई साहब हैं उन्होंने क्या दिया था, वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। और इस पियाजे में अगर पियाजे का क्वेश्चन है और कहीं भी आपको विकास क्या कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या आयु के अनुसार ये सब मिले तो क्या होगा, पियाजे के साथ आपका ऑप्शन जाएगा। और वाइगोत्स्की में क्या है, सामाजिक या सांस्कृतिक रहेगा तो उन्हीं के साथ ऑप्शन जाएगा। अभी चलिए पहले इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पढ़े आप लोग,
पढ़े हैं तो बेहतर है, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये 100% यहाँ से पियाजे से और वाइगोत्स्की से 100% आएगा। 100% लिख लीजिए आप लोग। ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन क्या करता है। तो पियाजे ने कहा था ना कि विचार जो होता है पहले विचार आता है, यानी कि पहले क्या आता है, पहले आता है आइडियाज आता है। ये कहना है किनका? पियाजे का कहना है, ये पियाजे का कहना है। और ये वाइगोत्स्की भाई साहब ने कहा है कि पहले भाषा का विचार होता है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा होता है, उसके बाद विचार आती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सही अपने अपने अनुसार ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तथ्य दिया है। याद रखिएगा आप लोग कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है और वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। ठीक है, समझ गए है ना। ये कहीं ना कहीं हम वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो भाषा ही आता है। भाषा आएगा तभी तो, मतलब लैंग्वेज, जब लैंग्वेज ही नहीं रहेगा किसी हिसाब से तो आइडियाज़ कैसे आएंगे, थॉट कैसे आएंगे दिमाग में। तो सबसे पहले तो भाषा का रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाषा सबसे पहले पियाजे ने कहा है कि विचार जन्म लेता है सबसे पहले, और वाइगोत्स्की ने कहा है कि नहीं भाई साहब, भाषा पहले जन्म लेता है। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? कौन शादी करेगा? यह कथन निम्न में से किसको प्रतिबिंबित करता है ना। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। EVS अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का कुछ एक चैप्टर है, तो उसमें दिया हुआ है यहाँ पे रूढ़िवादिता वगैरह वाला होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। फिर है लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। बताइए इसका आंसर। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रूढ़िवादिता दिख रही है। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी कि ये धारणा है कि लड़के ही होते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, लड़कियों को क्या मतलब कोमलता का व्यवहार दिखलाया गया है। यानी कि लड़के की तरह इनकी पोती शायद व्यवहार कर रही है, इसी वजह से बोला जा रहा है कि तुम लड़के की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो, तो कौन शादी करेगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मतलब ये निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका क्या आंसर होगा, है ना। ये उनकी जो दादी हैं वो क्या कर रही हैं, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव में रूढ़िबद्ध धारणा अपनाई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पहले का विचार है जो अभी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लड़के लड़कियां एक समान है। आप लोग कोशिश कीजिएगा आसपास के जो भी परिवेश में हो उनको इक्वल समझिएगा। एक सेकंड,
ये 4th क्वेश्चन, ये ऊपर आ गया। चलिए 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। इस हिसाब का क्वेश्चन आएगा जो पहले आप लोगों ने देखा है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आते रहते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को देख के जाइएगा, इसी हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन देख के नहीं जाइए, आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा मारिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। और रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन जिनके पास कंप्यूटर है नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक दो बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है। नहीं तो मैं ही बता दूँगी, अभी टेंशन ना लीजिए, अभी टाइम है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन के बारे में क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका ऑटोमेटिक आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक उसका निगेटिव ढूंढ लीजिएगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पढ़े क्वेश्चन आप लोग, देखिए क्वेश्चन है कि आकलन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन है कि आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। फिर तीसरा ऑप्शन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। फिर है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो सके। देखिए ऑप्शन बड़ा प्यारा प्यारा है, सेलेक्ट करिए कौन सा है। पहला देखिए तो, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उन्हें तदनुसार ठीक कर सके। ये पॉजिटिव लग रहा है हमें। एक और देखते हैं, देखिए आकलन में विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए, यानी कि बच्चे का जो आकलन होता है, पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या किया जाता है, आकलन जो होता है बच्चों का, ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें इस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। ये आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये गलत लग रहा है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये भी गलत है। क्वेश्चन तो बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है। ये तो एक पॉजिटिव ये आपका मिल गया, ये पॉजिटिव है। फिर ये आकलन, ये स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और स्मरण शक्ति का ही नहीं, ये गलत है। स्मरण शक्ति जैसे आगे गलत है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। ये सही लग रहा है, ये सही होगा आपका। चौथा जो है, ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, है ना, तो उसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए हैं जो विशेष विद्यालय
ये विद्यालय में, ये नहीं, ये भी गलत है, गलत है ये। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कौन सा सही होगा, सिलेक्ट करिए आप लोग। समावेशी शिक्षा आ गया तो कोई सेलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में सभी तरह की जो शिक्षा दी जाती है, ये सही होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या फिर कोई भी, मतलब नॉर्मल बच्चे हो या एब नॉर्मल बच्चे हो, कोई मतलब नहीं है। समावेशी शिक्षा का उसमें वातावरण तैयार किया गया है, यानी कि जो भी बच्चे हैं उसको एक समान का ट्रीट के आधार पे क्या किया जाएगा, उसको शिक्षा दी जाएगी। यानी कि ना आयु का मैटर होगा, ना रंग का मैटर होगा, ना कास्ट का मैटर होगा। समान शिक्षा, सॉरी इसमें ये जाएगा तीसरा आपका सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा वाला। फिर है जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, जिस कक्षा कक्ष में एक क्वेश्चन है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक हैं। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और सर्वमान्य तरीके से अपने सेलेक्ट करिए कौन सा सही होगा। ये आपका हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन है कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि, यानी कि विविधता वाले क्षेत्र में, हम लोग भारत में रहते हैं तो विविध क्षेत्र तो रहता ही है ना, यानी कि हर तरह के धर्म वाले और हर तरह के भाषा बोलने वाले हमारे आसपास रहते हैं। तो विविध क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है क्या हो जाता है, समूह में क्या होता है, व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व विभिन्नता की बात जो आती है, ये सही हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट सही होगा। समूह में व्यक्तित्व विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। यानी नेप 2020 और एनसीएफ 2022 भी आए हैं, उसमें क्या कहा गया है कि इंग्लिश के टीचर हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो आपको भी मातृभाषा उनकी सीखनी पड़ेगी, यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको सीखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनके सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्या होगा, ये तो आ गया था क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव विकास की अवस्थाएं, तो इसमें आपको मिला होगा ये सब चीज़ें। देखिए पहला है समीप दुराभिमुख दिशा। इसमें क्या करना है आपको, इसको ऐसे मिलान करना है ना, कैसे किसके साथ कौन मैच करेगा उसके साथ मिलान करना है। ये आपका जो है कौन सा किसके साथ जाएगा, ये देखिए समीप दुराभिमुख दिशा जो है ये सरल से जटिल की ओर विधि है, यानी कि उसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, समीप दुराभिमुख की जो अवस्था होती है क्या होता है, उसमें पहले बच्चे का क्या बनता है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको ही कहते हैं, है ना, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं। अच्छा मैंने ही गलत मार दिया, सिर से पैर का क्रम ये होगा, सिर से पैर का क्रम। फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, ये क्या हो जाएगा, इसका मिलान करिए तो
ये दो दो बार दे दिया है ना, एक नहीं मैंने सही लगाया था। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट का हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा, एक बार मिला लीजिएगा। ये समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है, ये सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है। फिर ये सिर पदाभिमुख दिशा जो होती है, ये सिर से पैर का क्रम होता है। फिर अंतः व्यक्तित्व वाला जो होता है, ये विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और फिर डी का होगा, तीसरा हो जाएगा इसका। देखिए, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा। ये सही हो जाएगा आपका आंसर, सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड देख लीजिएगा। और इस हिसाब का क्वेश्चन जब कभी भी आए तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। सबसे पहले जैसे अभी जैसे समीप दूराभिमुख दिशा, एक जैसे आपको जानकारी है कि हाँ ये सरल से जटिल की ओर की प्रक्रिया है ना, यानी सिर से पैर, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि सिर से पैर, सरल से कठिन की ओर, है ना। तो ये इसका ये आप दे दीजिएगा, फिर ये भी मिल ही गया। रहा बात ये दोनों, तो फिर इनका भी तुक्का मार लीजिए। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता मीन क्या, व्यक्तित्व का भिन्न भिन्न दर। तो ये हो गया इसका, फिर ये हो गया, जो बाकी रहा उसका हो जाएगा, सिंपल है। नाइन क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर जाएगा, संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका, है ना। संज्ञान मीन कॉग्निटिव और संवेग मीन इमोशनल, है ना। संज्ञान मतलब क्या होता है, जो आपके मानसिक प्रक्रिया से जो कुछ भी जुड़ा होता है, मानसिक प्रक्रिया से जो जुड़ा होता है ना। और ये भी इमोशन जो हम लोगों का होता है, वो कहाँ से जुड़ा होता है, वो भी हमारा मानसिक प्रक्रिया से ही जुड़ा होता है। तो वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ना कि अलग अलग। तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है कि विविध शिक्षार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों में सीखना, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो हजारों बार बता दिए हैं, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, मतलब टैग वर्ड रहता है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया ना, समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, ये निरुत्साहित है, यानी कि उसको हतोत्साहित किया जा रहा है, तो ये गलत ही हो जाएगा। फिर केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना, क्योंकि वो ये भी गलत हो जाएगा। केवल लगाया मैंने टैग वर्ड बताया है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने आप आंसर ये सक्रिय रूप से, सक्रिय है तो यही हो जाएगा 100%। सक्रिय है, सक्रिय, अगर आपको पॉजिटिव वर्ड दिख गया तो उसको छोड़ के टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसको लगाइए और निकलिए, आपका 100% श्योर है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता को कैसे संबोधित कर सकते हैं, देखिए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। सही लग रहा है ये सही लग रहा है। देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव है उसको ढूंढिए, उसके बाद लगाइए।
ये पहला तो सही है। फिर है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी सही लग रहा है। शिक्षा शास्त्र ये संसाधन के रूप में बच्चे होते हैं, काम करते हैं। फिर है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी सही लग रहा है। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड, ये नहीं होगा। मानदंड निर्धारित ही नहीं कर सकता। जैसे ही निर्धारित करता है तो वो निगेटिव में आ गया, तो उसको सेलेक्ट नहीं करना है। आपका आंसर कौन, देखिए ABC कौन सा है, ये 4 में है ना, यही आपका सही हो जाएगा। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं देखा है, NCF नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाकर देख लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, आपके काम का है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं कहती। आप एक बार देख लीजिए, अगर फ़ायदा ना मिले तब आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने के को कहती है। वह किस वर्ग को विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करती है? समझ गए होंगे इनका आंसर। दृष्टि विकलांग, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते। समझ गए, समझाने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। फिर है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को, ये मानक आ गया तो ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, दूसरा तो गलत ही हो गया। पहला थोड़ा सा लग रहा है, ये प्रत्यास्मरण बोल रहा है, प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, ये भी गलत ही है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहे, अवसर देना। देखिए यहाँ पे अवसर है, अवसर जैसे ही मिले, ये सक्रिय वर्ड है, सक्रिय मतलब पॉजिटिव वर्ड है, तो अवसर जैसे ही दिखे वही सही होगा। ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं है, सर्च नहीं करना है, जैसे ही पॉजिटिव वर्ड मिले उसको सेलेक्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परीक्षा में आपको 1 मिनट पे एक क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, बिल्कुल गलत यहाँ पे बोला जा रहा है। कोई भी जाति या वर्ग या रंग डिसाइड नहीं करता कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो ये गलत है, ये निगेटिव हो गया आपका। फिर विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये थोड़ा सही लग रहा है। देखिए एक सही है। फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक होता है। ये भी सही लग रहा है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं अभिरुचियों का ध्यान नहीं देती, ये भी सही लग रहा है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं देती। ये भी सही है, लेकिन देखिए BCD तो है नहीं कहीं। BCD नहीं है तो क्या करिएगा, ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब वहाँ पे ये नहीं कि हाँ यहाँ पे D नहीं दिया है तो उसके लिए वेट करिए, ट्रिक मारिए और निकालिए, आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। बस सकारात्मक और नकारात्मक शब्द पे ध्यान दीजिए।
दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। संभव नहीं है, विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ये सही है? नहीं, ये सही है। कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, ये दीजिए। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। दोस्तों ज़्यादा ये 15 ही वीडियो 15 क्वेश्चन संभव हो पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप आप लोग सेट बना रहे होंगे। सेट बनाइए और रिवीजन जहाँ तक हो सके करिए, बाद बाकी अब कुछ नहीं करिए। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।